जाता है मैम। दिक्कत चला जाता है ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अगर दिक्कत होता है तो उसको देख लिया करो। और अच्छा होगा अगर बोर्ड पर हम पढ़ाते हैं इसी चीज को तो और बेटर होगा, लेकिन हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो यूट्यूब चैनल पर सेंड करेंगे, वहां देखना पड़ेगा। तो बोलो अगर वैसा पसंद करोगी तो हमारे पास मैम सब कुछ कॉपी है। ही ठीक है। कॉपी में ठीक है ना, पता चल जा रहा है ना। चलो ठीक यस है, तो मैम। इसी को यूज करो। लेकिन जी बहुत मैम लोग यही नहीं ज्वाइन ठीक है। किए हैं, 170 ही लोग आ रहे हैं। चलो डायरेक्ट मटेरियल, अब बात नहीं करना, इसीलिए सबको म्यूट में कभी कभी करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब कि जितना यूनिट का प्रोडक्शन हो उसमें कितना माल गया, यूज हुआ फैक्ट्री में। और मटेरियल कंज्यूम जब तक सही सही यहाँ पे एसेस करके नहीं लिखेंगे कि मटेरियल कितना यूज हुआ, तब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं पता चलेगा, या प्राइम कॉस्ट भी है वो सही से ही नहीं पता चलेगा। मान लो यहाँ 50 लाख का मटेरियल यूज हुआ, और अगर हम सही से कंप्यूट नहीं किए हैं तो मोर और लेस लिख सकते हैं, और मोर और लेस लिखेंगे तो प्राइम कॉस्ट भी तो वेरी करेगा। तो हमारा जो मकसद है कॉस्ट शीट बनाने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो तो सही निकलेगा ही नहीं, तो मैन्युफैक्चरर का टारगेट तो पूरा नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल कंज्यूम्ड को सही सही फाइंड आउट करें। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, ये बेसिक चीज है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं शॉर्ट का, वो सब पहले आप स्टडी कर लो, है ना, तो आपका कॉस्ट शीट बनाना आसान होगा। तो यहाँ पे अगला स्टेप है computations of material consumed। मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब रॉ भी लिख दे तो अच्छा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इतना बेसिक चीज दे रहे हैं ना कि यूनिट कॉस्टिंग का सब हिसाब बनने लगेगा। बड़ा किस्त में इंस्टॉलमेंट में पढ़ा रहे हैं। पहले एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ाए, फिर कॉस्ट शीट बताए, कॉस्ट शीट में अलग अलग एनालाइज किए, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को नामकरण के साथ क्लासिफिकेशन किए। इसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये सब छोटे छोटे सम को क्लियर कर रहे हैं, बनवा देंगे तो आसानी से ये लॉन्ग जो है 15 नंबर का बनेगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, सब चीज कवर करेंगे हम। कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हम अगर लिखे इसको RM तब भी आप समझ जाइएगा रॉ मटेरियल को। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है वो भी समझते जाना। अगर कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा खत्म हो गया तो वो ऑर्डर करते हैं नेक्स्ट रॉ मटेरियल के लिए परचेज करते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग काम होते रहता है, स्टॉक से जाते रहता है, वेयर हाउस से जाते रहता है, मतलब गोडाउन से जाते रहता है रॉ मटेरियल कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। यहाँ से लोडिंग होगा जाते रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे फैक्ट्री है वहां। तो यहाँ स्टॉक रहता है बना हुआ गोडाउन में। तो अगर मान लो कि हम 1 साल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो जिस साल का निकाल रहे हैं उसके पिछले साल का जो बचा हुआ रॉ मटेरियल होगा वो इस साल हम यूज करेंगे ना। एक बार फिर से सुनेंगे आप। मान लो कि 2000 आज 21 चल रहा है, 2021 ने 2020 का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो 2019 का जब एंड हुआ होगा तो सर्टेन रॉ मटेरियल तो बचा होगा ना। आप पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ओपनिंग स्टॉक मींस लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का बचा हुआ कच्चा माल, वो तो यूज होगा ना इस साल करंट ईयर में। तो यही ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था माल का, वो दूसरे साल के लिए ओपनिंग हो जाता है। तो इसी तरह से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो कच्चा माल खरीदारी हुआ था लास्ट ईयर, अगर वो यूज नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग हो जाएगा। तो कितना टोटल हम निकालेंगे, पहले का बचल माल कितना फैक्ट्री में गया, ये सब वो जी हम अपने मन से एग्जांपल ले लेते हैं।
मान लो 1 लाख का था, समझने में आसानी हो इसलिए। अगेन ऐड करेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, या खाली परचेज लिख देते हैं। अगर क्वार्टरली बना रहे हैं तो 3 महीने का होगा, ज्यादा है तो 6 महीने का होगा, इसलिए ओनली परचेज कर रहे हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदारी हुआ, ये है 5 लाख का, लेकिन मटेरियल खरीदने में सर्टेन एक्सपेंसेस भी हुआ करता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कैरेज, मतलब ढुलाई, फ्राइट, किसी तरह का परचेज का कमीशन, तो इन सब चीजों को भी यहाँ ऐड करेंगे। सपोज ये हमारा खर्च आया 25,000, तो ये सब परचेज का कॉस्ट मानेंगे। फिर से एक बार सुनिएगा, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करते थे। भाई आप माल खरीदो, समझो अच्छी तरह से, मान लो कि हम क्या करते हैं कि कच्चा माल खरीद रहे हैं कलकत्ता में और रांची लाके बना रहे हैं। तो कच्चा माल कलकत्ता से खरीद के लाए 10 रुपया में ये पेन, इसका सब पार्ट अलग अलग था, हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, और लोडिंग चार्जेस वहां से लाने में, फ्राइट, इंश्योरेंस वगैरह जो रास्ता में लाने तक का, मतलब अनलोडिंग करने तक का जितना खर्चा है वो आ रहा है 3 रुपया। 10 रुपया हम खरीदे, 3 रुपया बाकी खर्चा पड़ा, तो हमारा फैक्ट्री तक आते आते उसका कॉस्ट क्या हुआ, 13 रुपया। इसलिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में अगर किसी तरह का इस तरह से लोडिंग चार्जेस, कैरेज, फ्रेट, ये सब अगर आता है तो ऐड हो जाएगा। और इस तरह से मटेरियल क्या हुआ, 5,25,000 का परचेजिंग सब करेंगे। वास्तव में खर्च क्या पड़ा हमारा फैक्ट्री तक लाने में, 5,25,000। क्लियर है क्या? यस मैम। यस मैम। यस अच्छा, मैम। ये हुआ हमारा सारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यानी टोटल माल कितना था बेटा, टोटल माल हो गया कच्चा माल प्रीवियस ईयर में 5,2,6,25,000 का टोटल माल हमारे गोडाउन में आया, आइदर वो ओपनिंग स्टॉक, आइदर वो परचेज करके इसमें से हमें निकालना है कंज्यूम्ड कितना हुआ। तो एक बात बताएं, अगर हम कह दे 2 लाख रुपया अभी स्टॉक में है एट द एंड ऑफ ईयर, अगर 2 लाख माइनस करते हैं यहाँ पे 2 लाख, तो 2 लाख अगर है अभी, इसका मतलब बाकी कहाँ गया, तो बाकी कहाँ गया, फैक्ट्री गया, बनने के लिए गया, यूज हो गया, होगा कि नहीं होगा। तो यानी ओपनिंग प्लस परचेज इंक्लूड कर देंगे खर्च सब, तो हो जाता है कि पहले का ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड निकल जाएगा। ओके, लेकिन थोड़ा सा और डीपली, अभी तो आसानी से समझाने के लिए ये मेरा टेक्निक है कि हम क्लोजिंग स्टॉक अगर घटा दें यहाँ पे कि 2 लाख रुपया अभी भी गोडाउन में है कच्चा माल, तो अगर 2 माइनस करते हैं 4,25,000 को, क्या हुआ, यूज हो गया, फैक्ट्री में चला गया बनने के लिए, होगा कि नहीं होगा। लेकिन Yes, इतना ही माइनस, हाँ तो अब समझिए जरा सा, हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट शीट बनाने का मकसद है कि लागत क्या पड़ा, 100 यूनिट बना रहे हैं तो 100 यूनिट बना रहे हैं या 1000 यूनिट बना रहे हैं, लागत क्या पड़ा, एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ा। ये कॉस्ट शीट इसलिए तैयार करते हैं तो सही कॉस्ट ही निकालना है ना। तो सही कॉस्ट निकालने के लिए आप माइनस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, और क्या लेस करोगे, बात मत सुनो, अगर बर्बाद हो जाए गोडाउन में कुछ कच्चा माल तो फैक्ट्री में यूज मानेंगे क्या, नेवर। बर्बाद हो गया तो मानेंगे क्या, नहीं। तो ये भी लेस होगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर हम 2 लाख एज्यूम किए थे तो वही मान लेते हैं। मान लो 5,000 का वेस्टेज हो गया, सड़ गया, भाई सड़ गया, बर्बाद हो गया, पानी में खराब हो गया या चूहा काट दिया, तो ये तो यूज नहीं हुआ ना,
हमें तो निकालना है भाई मटेरियल कितना, हमको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना है, इसीलिए जो बर्बाद हुआ वो भी तो माइनस होना चाहिए। नेक्स्ट, और माइनस करेंगे, ट्रांसफर टू अदर साइट। अब ये क्या होता है मैम, आप जरूर क्वेश्चन करोगे भाई, कुछ मान लो कोई बड़ी कंपनी है, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, बहुत चीज का बना रही है, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो इस यूनिट में काम होता है, वही आइटम दूसरे जगह भी काम होता है। चलो इसको हम क्लियर करते हैं एग्जांपल से। मान लो एलजी कंपनी है बहुत सारे होम अप्लायंसेस को बनाती है वो। अब जब होम अप्लायंसेस में वो प्रोडक्शन कर रही है, तो मान लो एक एलजी कंपनी जो है, लाइव गुड्स कंपनी, ये एक बना रही है फ्रिज भी, और एक बना रही है एसी भी। तो यहाँ पे एक होता है गैस का सिलेंडर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि गैस खत्म हो गया। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो यहाँ भी यूज होता है गैस का सिलेंडर, फ्री भी चलता है, क्या चीज से, तो गैस से चलता है। तो ये वाला आइटम यहाँ भी यूज हो रहा है। हो सकता है इसका हम एलजी का कॉस्ट निकाल रहे हैं कि 1000 यूनिट अगर एलजी का फ्रिज बना है, तो इस फ्रिज में कितना यूज हुआ हमारा, क्या गैस का जो सिलेंडर है वो कितना यूज हुआ। हो सकता है यहाँ पे आया था, कितना मटेरियल आया था 2 लाख रुपया का, जिसमें से 50,000 का यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो भाई हम इसका कॉस्ट एक्चुअल निकालेंगे, तो जो दूसरे साइट में गया या दूसरे जगह में गया, वो इस कॉस्ट पर तो लोडेड नहीं करेंगे ना, इसलिए ट्रांसफर टू अदर साइट को भी माइनस कर देंगे। सपोज यहाँ पर गया 70,000 का, अपने मन से नहीं समझ में आया तो और अच्छे से बताते हैं। मान लो कोई बिल्डर है, वो बिल्डर जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। एक ठो इसको मेन रोड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेन रोड में, एक ठो इसको टाटा रोड में हो रहा है, टाटा रोड में। अब इस बिल्डर का जो भी यहाँ पे गोदाम में जो माल गिरा, गिट्टी बालू सीमेंट, इसमें से कुछ अगर यहाँ वाला का कंस्ट्रक्शन में भेज दिए, तो इस बिल्डिंग को बनने में कितना खर्च हुआ, इसको हम कहेंगे कि दूसरे जगह चला गया। सेम चीज, तो आपको यहाँ समझना है कि अगर ट्रांसफर अदर साइट में हुआ तो इट शुड बी माइनस्ड, इसको हम घटा दें, क्योंकि जिस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का हम कॉस्ट तैयार कर रहे हैं, उसी का खर्च ही यहाँ मेंशन करेंगे, अदर का खर्च मेंशन नहीं करेंगे। इसलिए अगर वेस्टेज हो गया तो माइनस कर दीजिए, ट्रांसफर टू अदर साइट हो गया तो माइनस कर दीजिए, और भी माइनस कर सकते हो। अगर सेल हो गया है, सेल ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ भी बेटा रॉ मटेरियल लिखना चाहिए, सेल ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी माइनस करो। कैसे माइनस करेंगे, मान लो कच्चा माल आया और यहीं पर कोई आया खरीदार, थोड़ा महंगा में मेरा बिक जा रहा है, तो बोलेंगे भाई फिर से मंगा लेंगे, क्या दिक्कत है, भेज दे रहे हैं, प्रॉफिट में हमारा रॉ है तो क्या हुआ, फायदा हो रहा है ना। तो अगर इस तरह से सेल हो गया तो वो कंज्यूम तो नहीं हुआ ना, इसलिए इसको भी माइनस करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप ओपनिंग में से ऐड करो परचेजेज इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, और माइनस कर दो कहीं इधर उधर गया है तो, कहीं और यूज हुआ है, कहीं बिक गया, कहीं बर्बाद हुआ, क्योंकि हमें पार्टिकुलर प्रोडक्ट का ही कॉस्ट फाइंड आउट करना है। सो दूसरे जगह यूज हुआ है तो उसको हम ऑब्वियसली माइनस करके एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब मान लो ये सब का एग्रीगेट अमाउंट हुआ 2 लाख, सब एज्यूमिंग फिगर है ना, इसलिए ज्यादा सोचने की बात नहीं, समझाने के लिए हमने ये फिगर लिया। 5 और ये कितना हो गया, 7 3 10, यानी 0 0 0 5, और ये क्या हुआ 7 3 10 का 0, हाथ में 1 3, 3,05,000 का इधर उधर हुआ। क्या, कुछ क्लोजिंग स्टॉक, कुछ वेस्टेज, कुछ ट्रांसफर, कुछ बिक्री, इस तरह से 3,05,000 का माल इधर उधर हुआ। बाकी कहाँ गया भाई, बाकी तो आप बोलोगे 5 में से 5 गए, यहाँ 2 है ना, 2
और 3,20,000 का ये हुआ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सब आइटम नहीं लिखे यहाँ, बस दिमाग में रखना कि अगर जिस प्रोडक्ट का हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, मटेरियल आया है, इधर उधर हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको माइनस करना चाहिए, क्योंकि पार्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना इस पर पड़ा वही निकालना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यानी 3,20,000 मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ। ये कैसे निकाले? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वेस्टेज, ट्रांसफर टू अदर एंड सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया कि नहीं? बताओ जल्दी। यस मैम आ गया। मैम। यस मैम। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बनाएंगे कॉस्ट शीट तो मटेरियल कंज्यूम्ड को इसी तरह निकालेंगे वर्किंग में और यहाँ डालेंगे, या फिर ये वर्किंग नोट्स यहाँ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आइए अगला चीज भी बताते हैं। दूसरा, ये तो हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड। अब है एक्चुअल लेबर कॉस्ट निकालना, क्योंकि आपको यहाँ जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर लिख रहे हो कॉस्ट शीट में, ये भी जो यूज हुआ है वही ना, जितना कॉस्ट हम एफोर्ड किए हैं पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उतना ही लागत ना लिखेंगे, इसलिए ये भी निकालना बेहद जरूरी है। कैसे निकालेंगे आइए समझिए इसको भी। लेबर कॉस्ट को कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस जो लिखो, हम बता दिए थे। यहाँ लेबर का मतलब ये मत सोचना जो स्वीपर है, जो लास्ट ग्रेड में काम करते हैं। यहाँ पे कॉस्टिंग में जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो भी कॉस्टिंग के भाषा में लेबर कहलाता है ना। जो सिविल इंजीनियर है वो भी, एक सेकेंड वेट करो। हाँ अब समझिए लेबर का कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो कि लेबर का कॉस्ट आया है 1,50,000, लेकिन इसमें लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब क्या होता है ये समझना, कि लेबर काम कर रहा है, आया फैक्ट्री में, लेकिन उसमें से कोई बंदा सिक हो गया, बीमार पड़ गया। मान लो कोई कंपनी में 10 डब्बा बनाता था एक लेबर, और ड्यू टू इलनेस या बीमारी की वजह से वो 3 ही बनाया। कितना बनाता था? 10 डब्बा, लेकिन वो बीमार होने की वजह से या अनफिट होने की वजह से 3 ही बनाया। तो हर दिन का वो उसका प्रोडक्शन करने का ताकत कितना था? 10। 10 के अनुसार वो वेजेस लेता था। लेकिन बाय दी वे किसी किसी का होता है कि 100 लेबर काम कर रहे हैं, किसी दिन अनफिट है, आ तो गए ड्यूटी में, बट कम बना पाए, तो इसी को हम कहते हैं आइडल टाइम। हमको पेमेंट तो देना पड़ा लेबर को, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया ना, जहां 10 बनाता था उसके जगह में 3 ही बना, तो इसको हम माइनस करते हैं, है ना। ये माइनस होगा। सपोज ये हुआ 30,000। अब ऐसा माइनस क्यों करेंगे? तो चूंकि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर निकालना है, और भी माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? ट्रांसफर टू अदर साइट। ट्रांसफर टू अदर साइट, हम वो मशीन वो लेबर हमारा परमानेंट है काम करने वाला, उसकी सैलरी या उसका वेजेज हर मंथ यहीं से मिलता है, जहां पे बन रहा है फ्रिज मान लो वहीं से, इसी यूनिट से मिलता है। लेकिन अगर मान लो कि आपका एसी बनाने वाला का
डिपार्टमेंट बोल दे कि भाई बहुत अर्जेंट है, इतना रिक्वायरमेंट आया है एसी, विद इन 10 डेज हमको सप्लाई करना है कस्टमर को, सो 10 दिन के लिए उसको भेज दीजिए यहाँ पर, वो टेक्नीशियन यहाँ काम करेगा। या बाय द वे अकाउंट डिपार्टमेंट में इस फ्रिज वाला डिपार्टमेंट को कह दे कि भाई 2 अकाउंटेंट जल्दी से भेज दीजिए, क्योंकि साल का अंत हो रहा है, अकाउंट हमें मेंशन करना है, मेंटेन करना है। तो कहने का मतलब कोई भी लेबर या कोई भी वर्कमैन जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में अपने यूनिट में, जिसका कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका उसी का कॉस्ट निकालने के लिए पेमेंट यहाँ से हुआ है, लेकिन कुछ दिन दूसरे फैक्ट्री में काम किया है, तो ऑब्वियसली इसको इट शुड बी माइनस्ड, इसको घटा देना चाहिए, तभी एक्चुअल कॉस्ट निकाला जा सकता है। इसलिए अगर मान लेते हैं इसका भी कॉस्ट आया 20,000, 4 दिन काम किया था, कैलकुलेट कर लिया गया, लगा 20,000 दूसरे पर लोड होना चाहिए, दूसरे पर लोडेड करना चाहिए, तो ये क्या घटाएंगे 50,000, यानी क्या हुआ एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख आया। बट फिर भी वेट, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि दूसरे डिपार्टमेंट को यहाँ बुलाए हो काम करने के लिए, ट्रांसफर फ्रॉम भी तो हो सकता है। तो अगर ट्रांसफर फ्रॉम अदर है तो इसको माइनस ना करके ऐड कर दीजिए, भैया दूसरा का से काम लिए हैं, उसका पेमेंट इस पर कॉस्ट न जोड़ेंगे कि ये जो बनाने में कितना लगा, ट्रांसफर फ्रॉम अदर साइट, ट्रांसफर फ्रॉम अदर साइट्स, मान लो ये आ गया 10,000 का काम कराएं, अब निकला हमारा 1,10,000, क्या निकला 1,10,000 लेबर कॉस्ट। और यही 1,10,000 जो लेबर कॉस्ट है, वो जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे तब यहाँ लिखोगे, मटेरियल लिखोगे, लेबर कॉस्ट में ऐसे ही निकालोगे। कैसे? मटेरियल लेबर कॉस्ट माइनस आइडियल टाइम, या फिर करो लेबर कॉस्ट प्लस ट्रांसफर फ्रॉम, दोनों को ऐड कर दो, माइनस करो आइडियल टाइम, माइनस करो ट्रांसफर टू अदर साइट, तो निकल जाएगा। अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि कॉस्ट शीट जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, वो किसी पार्टिकुलर का एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए ही ऐसा सही सही खर्चे को हम लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक बात और भी, पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में अंतर है, तो आज देख लो। कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ये है जो सिर्फ चार्ट बना हुआ है, कितना खर्चा आया, 7,20,000 हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे ना बेटा। लेकिन अगर ये टोटल कॉस्ट बता रहा है ना, अगर एक लाइन और खींच दें, देखो थोड़ा सा जगह ले ले रहे हैं, इसको बंद कर दो, दूसरे जगह बता, दूसरे ही जगह बताते हैं, छोड़ो। कॉस्ट शीट में क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना पड़ता है। जैसे मान लो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकला, 5 लाख रुपया का यूज हुआ है मटेरियल, और इसमें हम 1,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किए, कुछ भी हो, चेयर हो, कपड़ा हो, फलान हो, ढकान हो, कुछ भी हो, टोटल खर्चा कितना आया, 1,000 यूनिट ड्रेस बनाने में 5 लाख रुपया, और बन के कितना तैयार हुआ, 5 लाख रुपया का मटेरियल लगाए तो 1,000 यूनिट बना। यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, एक पर क्या पड़ा भाई, निकाल ही सकते हो, 5 लाख मटेरियल खर्चा हुआ, कैगो बन के तैयार हुआ, हाउ मेनी मैन्युफैक्चर्ड 1,000, यानी 500 रुपया पड़ा एक सलवार सूट का क्या चीज का, ओनली मटेरियल का। यानी पर यूनिट कॉस्ट भी अगर हम निकालते जाते हैं तो उसको कहते हैं कॉस्ट शीट, अब पर यूनिट नहीं निकालते हैं तो उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसी तरह से लेबर कॉस्ट, जो डायरेक्ट लेबर है, सपोज 1 लाख रुपया लगा, तो ये तो प्राइम कॉस्ट आ गया 6 लाख रुपया। अब यहाँ फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना आ गया था बाबू, आ गया था 5,000 रुपया, सॉरी 500 रुपया ना आया था, 500 रुपया आया था पर यूनिट। क्या आया था पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट।
उसी तरह से लेबर का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 लाख रुपया लगा। कितना? 1000 सलवार सूट बनाने में, या 1000 चेयर बनाने में, या 1000 एनीथिंग प्रोडक्शन में। हमको लेबर चार्ज कितना देना पड़ा? 1 लाख रुपया। और 1 लाख रुपया देके कई ठो बना? हाउ मेनी मैन्युफैक्चर्ड? 1000। यानी ये कितना पड़ा पर यूनिट? 100 रुपया। आसान फिगर लिए ताकि आपको हम बता सके। आपके पास कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो कंप्यूटर यूज कीजिएगा, ये कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, लेकिन एग्जाम में लॉ नहीं है। यानी 006, यानी प्राइम कॉस्ट कितना आया? तो टोटल प्राइम कॉस्ट 6000 आया, लेकिन पर यूनिट 600 पड़ा, यानी मटेरियल लेबर में 600 पड़ा। समझ आया क्या? इसी तरह से फैक्ट्री Yes, ma'am. ओवरहेड जो, समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। फैक्ट्री ओवरहेड जो है, मान लेते हैं कि सबका जोड़ जोड़ के अलग अलग रहेगा तो अलग अलग लिखते जाएंगे, पर यूनिट निकालते जाएंगे। कैसे? हर एक कॉस्ट को 1000 से डिवाइड कर करके, और फिर इसी तरह से पर यूनिट आ जाएगा। वर्क कॉस्ट भी टोटल भी आएगा और पर यूनिट भी आएगा। उसी तरह से ऑफिस ओवरहेड भी पर यूनिट, आप यहाँ लिखते जाओ, पर यूनिट भी आएगा। समझ में आ गया क्या? कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या फर्क है? कॉस्ट शीट में पर यूनिट भी निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में Yes, इसकी जरूरत नहीं। ठीक। और थोड़ा सा एक चीज और बोले थे कि लेटर बाद में बताएंगे, दैट इज ऑन कॉस्ट। yes, ma'am. फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, वर्क ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। इसको भी तब समझा पाएंगे जब आगे कुछ फंडामेंटल चीज है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, उस वक्त बताएंगे ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है। लोग बता ही देते हैं बाद में। फिर ऑन कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालना, एक्चुअल नहीं मालूम रहता है। लेकिन जब एक्चुअल मालूम होना तब ओवरहेड लिखते हैं। जैसे कि अब कहोगे ये कैसे मैम, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैसे निकालता है मैन्युफैक्चरर? तो प्रीवियस वाला खर्च क्या पड़ा था फैक्ट्री ओवरहेड, जब मटेरियल लेबर 3,20,000 पड़ा, तो कितना परसेंट था इसका फैक्ट्री ओवरहेड? वो एक्सपेक्ट करके कितना परसेंट था निकाल लेते हैं, वो कहलाता वर्क ऑन कॉस्ट। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड होता है ना, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मार्केट का बाजार में प्राइस को देखते हुए समटाइम्स सस्ते में मिल जाता है, समटाइम्स महंगे में मिलता है, तो इसलिए इसको वन कॉस्ट कहते हैं। चलिए, हो गया है आपका ये बात। अब हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने मटेरियल का जो प्रैक्टिकल अब बनाना शुरू करना चाहिए हमें, है ना? तो आपके पास बुक भी होना चाहिए, क्योंकि मैं कितना फोटो खींच खींच कर भेजूंगी। आज एक दो न्यूमेरिकल्स जो शॉर्ट है वो बनाते हैं। मटेरियल कंज्यूम, जब हम इतना अच्छा कंसेप्ट दे दिए तो हमको लगता है आपसे बन जाना चाहिए। आप खुद बताओगे मुझे मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं बुक में। वेट करो, बुक लेके आ रहे हैं। 10 समझ में आ यस, पेजेस नंबर 288 है। आपके पास बुक होना चाहिए, मस्ट है। ऑनर्स पेपर है भाई, कंजूसी मत कर, किताब तो खरीदो। कैसे बनाओगे? इतने इतने सम्स हैं, अपने से को प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल बनाना है। हम क्वेश्चन से बना रहे हैं, एक्सरसाइज से हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, आप सब एग्जाम्पल से बना लेना। ठीक है? जैसे क्वेश्चन है पहले आप समझ लो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। शॉर्ट है,
ये शॉर्ट शॉर्ट बनाएंगे तो आगे जा करके लॉन्ग है, तो पहला प्रैक्टिस हो जाना चाहिए शॉर्ट वाला। क्या कहता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मेंशन है पिक अमाउंट। सेंड कर दीजिएगा मैम, पिक सेंड। आप कर दोगे तुम लोग, ये बताओ मुझे, पूरे किताब को भेजा जा सकता है क्या? है पॉसिबल? नहीं ना होगा बाबू, आप अपने खरीद, इतने लोड दोगे तो मैम कैसे होगा? आपको किताब खरीदना बुक चाहिए। का फ्रंट पेज दिखाइए ना कैसा है। मैम पेज नंबर 288 है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। एसपीपीटी राजीव बीके बंसल। मेहता, बीके मेहता, ओके ठीक है, मैम। बुक ले लीजिए। देखिए अब समझिए, यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आप खुद बनाओगे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए इतना अच्छा कंसेप्ट दे दिए हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ इसको भेज मटेरियल, देगा यानी मैम, इसको क्वेश्चन बना भेज दे कि बन दीजिएगा। जाएगा? बन जाएगा मैम मैम। बन, बस समझा दीजिए फिर हम लोग बना लेंगे। अच्छा चलो बनाए, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन, फिर हम बना देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख रुपया का है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,50,000 का है। आप जान रहे हो पहले से बचा हुआ माल कितने का है? 1 लाख का। खरीदारी कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर? 2,50,000, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर, 1 साल में। यानी टोटल रॉ मटेरियल कच्चा माल कितना हो गया फैक्ट्री के पास, प्रोडक्शन के पास? 3,50,000 का कच्चा माल हो गया। कहता है कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हम बताए थे ना कि परचेज में ऐड होता है कैरेज, ढुलाई खरीदे। अगर कलकत्ता में कंपनी होती तो 10 रुपया पड़ता, या रांची में मिलता तो जो लाया वो तो जोड़ कर देगा ना भाई, इसलिए ऐड होगा ये भी, कैरेज ऑन परचेज ऑफ मटेरियल। किसी तरह का एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मटेरियल ऐड होगा। वंस अगेन रिपीट कर रहे हैं, किसी भी तरह का खर्च ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है तो इसको इंक्लूड कर दीजिएगा, कच्चे माल का खर्च बढ़ गया। ये है कितने? 5,000 का ऐड हो जाएगा, 3,55,000 हो गया। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, ए भाई लौटा दिए, वो थोड़ी कॉस्ट हुआ, वो थोड़ी यूज हुआ फैक्ट्री में, ऑब्वियसली इट शुड बी माइनस। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सेल्स ऑफ मटेरियल, जो माल बिका वो 20,000 का था, माइनस होगा ना? होगा ना माइनस? यस मैम। यस मैम। लेकिन यहाँ पे जरा देखो, यहाँ ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ 25,000 में बेचा है बाबू, सिर्फ कॉस्ट ही माइनस कीजिएगा। क्या माइनस करेंगे? लागत ही ना, हम प्रॉफिट पर थोड़ी, माल बेचने यस का मैम। 5,000 फायदा हुआ उसको माइनस नहीं, ओनली कॉस्ट। लेकिन एक बात भी ध्यान देना, अगर ये 20,000 के लागत का बर्बाद हुआ और बिक्री हुआ 17,000 में, तब भी आपको 20,000 ही माइनस करना है, क्योंकि एक्चुअल जो खरीदारी का आया था कॉस्ट वो ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो जो लागत का बर्बाद हुआ या ट्रांसफर हुआ वही माइनस भी करेंगे, वही बिका भी है तो सिर्फ कॉस्ट ही माइनस करेंगे। फिर कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स 55,000, ट्रांसफर टू अदर जॉब। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ट्रांसफर टू अदर जॉब का मतलब क्या होता है, कि मटेरियल जो था वो दूसरे जगह यस भी यूज मैम, आ हुआ। गया समझ में। समझ में आ गया? यस तो भाई अब बना लोगे ना मटेरियल कंज्यूम, लो ना ओरली बता देते हैं। 3,55,000, सिर्फ तीन एक लाख क्वेश्चन बता पचपन देते हजार हैं। में से, चलो कोई बात नहीं, बता ही देती हूँ। पहले मटेरियल हमको हम निकाल ले, देखो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? 1 लाख रुपए का है। ऐड करेंगे इसमें, क्या ऐड करेंगे? परचेज, ऐड करेंगे कैरेज ऑन परचेज रॉ मटेरियल। यहाँ देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 2,50,000 का, कैरेज है 5,000 का, और बाकी है माइनस करने वाला, इन सबको ऐड कर दें। 5, 5, 3,55,000,
लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? रिटर्न्स ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल। रिटर्न जो हो गया वो माइनस करेंगे। कितना रिटर्न हुआ है? 25,000 का। रिटर्न्स ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल 25,000 का। यहाँ पे 25,000 कहाँ लिखे? यहीं लिख लेते हैं ब्रैकेट में, मतलब माइनस हो गया। सेल ऑफ मटेरियल, ये भाई ये बिका है 25,000 में, बट कॉस्ट क्या था? ये हुआ सेलिंग प्राइस, लेकिन कॉस्ट था 20। ऑलवेज माइनस्ड कॉस्ट प्राइस। फिर कहता है ट्रांसफर टू अदर जॉब। पता नहीं, हम ना कॉपी पर ध्यान रखते हैं तो मोबाइल इधर उधर नाच रहा होगा, तुम लोग मैनेज कर लेना भाई। यस मैम। ट्रांसफर टू अदर जॉब में है, नहीं ट्रांसफर टू अदर जॉब यहाँ है। यस 5,000। अगर समटाइम्स ऐसा भी कहता है ना बेटा कि ट्रांसफर टू अदर जॉब एट प्रॉफिट, तो भैया प्रॉफिट को घटा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सब्जेक्टर का है। क्लोजिंग स्टॉक इज 55,000। अब ये सब माइनस वाले को अपने से जोड़ते हैं। 55 और 5 60 हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया और 1,05,000 हो गया। 1,05,000 अगर हम माइनस करते हैं तो 2,50,000 ये आया मेरा मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया। देखिए आंसर क्या है। हाँ देखो मटेरियल कंज्यूम 2,50,000 आंसर। ये रहा मेरा आंसर बनाया हुआ। अगर एक कॉलम खींचते हैं तो ये वर्किंग बाहर कॉलम में करना और बाहर दिखा देना। क्या समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके बेटा, क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू। मैम